प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं PS तिवारी आप सभी का जुपिटर क्लास एजुकेशन एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कंटिन्यू अपने आप को ध्यान रखें, सावधानी बरतें। ठीक है। जैसा कि मैं पर डे आपको मोटिवेट करता हूँ, बोलता हूँ, तो आप मेरी बात को प्लीज इग्नोर ना करें। सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना का एक ही इलाज है, सुरक्षा और बचाव। बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। आप जितना अधिक से अधिक अपने आप को बचाव में रखें, सावधानी रखें, प्रिकॉशन रखें, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। बाकी इसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो कोविड-19 से बच के रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है, किरचॉफ के नियम के बाद एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, धमाकेदार कह सकते हैं मोस्ट टॉपिक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक। इस टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है। सभी को पढ़ना है। आप सभी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं, ऑलरेडी तो अच्छे होते हैं, तो आप सब अच्छे हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं, आपको प्रत्येक टॉपिक बताते हैं, तो इस नाम से स्पष्ट है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अगर बात करें शब्दों में जाए तो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे। इनका नाम क्या था? AC व्हीटस्टोन। इनका नाम क्या था? CC व्हीटस्टोन। इनका नाम क्या था? SCC व्हीटस्टोन। ठीक। इन्होंने क्या किया? ACC व्हीटस्टोन ने 1842 में एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहा गया? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यानी कि आपसे कोई कहे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कब दिया गया? 1842 में दिया गया। किसने दिया? SC व्हीटस्टोन ने दिया। और यह कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक हैं? तो आपका जवाब रहना चाहिए इंग्लैंड। कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक हैं? इंग्लैंड। राइट। कोई पूछे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? वाइवा के हिसाब से नहीं बता रहे, बेसिक बता रहे, भी वाइवा के हिसाब से उसकी परिभाषा अलग बताएंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि सन 1842 में इंग्लैंड के भौतिकविद या भौतिक शास्त्री SC व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत दिया, जिसे अपन क्या कहा? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। व्हीटस्टोन क्लियर। अब इसे सेतु का नाम क्यों दिया गया? सेतु एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पुल। आपने इंग्लिश में पढ़ते हैं ब्रिज बोलते हैं, हिंदी में पुल बोलते हैं, और संस्कृत में सेतु बोलते हैं। तो सेतु इसे क्यों कहा गया? क्योंकि पुल का कार्य होता है किसी चीज को सामंजस्य बराबर बनाए रखना। तो जो यहाँ पे प्रतिरोध हम जोड़ेंगे, तो यह भी अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे भी बताएंगे कि सेतु की तरह ही कार्य कर रहा, उसकी जो बैलेंसिंग पावर उसको बना के रखा, इसलिए इसमें क्या जुड़ गया? सेतु। जो सिद्धांत बनेगा उसमें जो लास्ट में प्रूव करेंगे तो होगा P/Q विल बी इक्वल R/S। ये होता है व्हीटस्टोन सेतु का मैथमेटिकल फार्मूला। तो सेतु वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि यह सेतु पुल का ब्रिज का कार्य कर रहा है। जो प्रतिरोध होंगे उनको आपस में बैलेंस करके रखा गया सेतु, इसका नाम पड़ गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक। तो कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि सन 1842 में इंग्लैंड के भौतिकविद या भौतिक शास्त्री SC व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत दिया, जिसे व्हीटस्टोन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक। अब आइए हम बात करते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। व्हीटस्टोन ने क्या किया कि चार प्रतिरोध लिए। चार प्रतिरोध आपके सामने दिख रहे होंगे। प्रतिरोध P, Q, R और यहाँ पे आपका ये S। ये चार प्रतिरोध है। मान लेंगे माना चार प्रतिरोध P, Q, R और S है। उन्होंने चार प्रतिरोध लिया। चारों प्रतिरोध को जोड़ करके एक चतुर्भुज का निर्माण किया। यानी कि चारों प्रतिरोध को एक साथ जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। देख पा रहे होंगे P, Q, R/S, इसको जोड़ दिए, आपका एक चतुर्भुज बन गया। ठीक। अब चतुर्भुज बना तो देखेंगे
कि जो इसमें होता है, तो आप देखें कि दो विकर्ण है, एक विकर्ण आपका बीडी है और पहला विकर्ण आपका एसी है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि विकर्ण एसी के बीच क्या जोड़ा हमने, एक सेल ई जोड़ा, कुंजी K1 जोड़ दिया, ठीक। और विकर्ण बीडी के बीच हमने धारामापी जी ग्लैब्रोमीटर जी जोड़ा। अब देखिए जब हमने सेल ई जोड़ा है तो सेल ई से करंट क्या फ्लो हो रही, आई, और यह आई क्या होती है कि विभिन्न प्रतिरोधों के लिए विभिन्न भागों में बट जाती है। प्रतिरोध P के लिए I1, प्रतिरोध Q के लिए I2, प्रतिरोध R के लिए R3 एंड प्रतिरोध R के लिए S के लिए I4। यानी कि जो करंट है तो विभिन्न रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और इनके बीच ध्यान दीजिए कि जो आपका बीडी विकर्ण है इसके बीच धारामापी जी है, इसमें करंट क्या बहती है, IG, ठीक। ये डायग्राम आप समझ गए, करंट क्या बहती है, IG। जब करंट IG बह रही है तो अपन कहेंगे कि कुल मिलाकर जो आपका AC के बीच सेल E और कुंजी K1 तथा विकर्ण BD के बीच धारामापी G और कुंजी K2 जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या होता है कि दोनों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं ना, इसके बीच क्या लगा है, विकर्ण BD के बीच धारामापी IG है और इनके बीच धारा I है। तो जो आपका इनके बीच प्रतिरोध है और करंट है, इनके बीच क्या संगत प्रतिरोधों के बीच इसमें कोई विक्षेप ना हो। जब विक्षेप नहीं होता तो इसे किस स्थिति में कहते हैं, सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। कब, जब इनके धारा और प्रतिरोध के बीच कोई विक्षेप ना हो तो इसे सेतु संतुलन के स्थिति में कहा जाता है। इसको नोट नहीं करवाए हैं, लिखा समझा दिए हैं, है ना। हमने क्या बोला है वक्त थोड़ी और समझ लीजिएगा कि माना चार प्रतिरोध P, Q, R और S हैं, जिन्हें जोड़ने पर एक चतुर्भुज ABCD प्राप्त होता है। प्रतिरोध P के साथ धारा I1, प्रतिरोध Q के साथ धारा I2, प्रतिरोध R के साथ धारा I3 और प्रतिरोध S के साथ धारा I4 प्रवाहित होती है। विकर्ण AC के बीच सेल E जोड़ने पर और कुंजी K1 दबाने पर इसमें धारा प्रवाहित होती है तथा विकर्ण BD के बीच धारामापी G जोड़ने पर इसमें धारा IG प्रवाहित होती है। लेकिन इनके संगत प्रतिरोधों, ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, कुंजी K1 तथा विकर्ण BD के बीच धारामापी G जोड़कर जब इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी कि K1 को, जब कुंजी K1 को दबा रहे हैं तो करंट प्रवाहित हो रहा, लेकिन जब कुंजी K2 को यहाँ पे दबाएंगे तो कोई धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, सेतु संतुलन की स्थिति रखते हैं। समझ गए, कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो उसे क्या कहते हैं, सेतु को संतुलन की स्थिति में कहा जाता है, ठीक। ये इसका हमने प्रारंभिक समझा दिया और इसका जो फार्मूला होता है तो आप इसको नोट कर लीजिए, P/Q इक्वल टू क्या होता है, R/S। यही हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत, ठीक। अगर हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत समझाने के लिए आप समझा सकेंगे ना, लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे कि हीट स्ट्रेन सेतु के जो है सन 1842 में एक भौतिकविद C हीटस्टोन ने एक सिद्धांत दिया जिसे हीटस्टोन का सिद्धांत कहते हैं। फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में समझाएंगे, जो बताए हैं कि माना चार प्रतिरोध P, Q, R और S हैं, जिनमें क्रमशः धारा I1, I2, I3, I4 बहती है। चारों प्रतिरोध को जोड़ने पर एक चतुर्भुज ABCD प्राप्त होता है। फिर विकर्ण AC के बीच सेल जोड़ने पर इसमें धारा सेल E जोड़ने पर तथा कुंजी K1 दबाने पर धारा I प्रवाहित होती है तथा विकर्ण BD के बीच धारामापी G जोड़ने पर इसमें धारा IG प्रवाहित होती है। लेकिन कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो इसे सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है, अर्थात P/Q इक्वल टू R/S। यही हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत है, ठीक। अब हम बात अगर इसमें करें आगे, इसके सूत्र की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो सूत्र की स्थापना लॉन्ग है, सूत्र की स्थापना लॉन्ग है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको अगले वीडियो में कराएं, लेकिन इसमें अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
चलिए इसका सूत्र स्थापना भी करा देते हैं। आप इसमें सूत्र स्थापना लिख लीजिए। ध्यान से हमने समझाया था, थ्योरेटिकल है, आप लोग पढ़िए, बुक से मैं समझा दिया है। डायग्राम आप बना रहने देंगे। अब डालिए आप सूत्र की स्थापना, क्योंकि पेपर में सिद्धांत के साथ साथ स्थापना ही पूछता है, कभी सिद्धांत देता है, कभी स्थापना देता है। तो आप सभी डालिए सूत्र की स्थापना। एस्टैब्लिश फार्मूला लिखेंगे, सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना। तो डायग्राम आप कही रहेगा, सभी बनाइएगा। सूत्र की स्थापना में लिखिए, माना 4 प्रतिरोध पी क्यू आर और एस है। माना 4 प्रतिरोध पी क्यू आर और एस है, जिनमें धारा क्रमशः I1 I2 I3 और I4 प्रवाहित होती है। I4 प्रवाहित होती है। आप देख रहे होंगे 4 प्रतिरोध है, P Q R S। P के साथ धारा I1, Q के साथ धारा I2, R के साथ धारा I3, S के साथ धारा I4। तो हमने वही लिखा कि माना 4 प्रतिरोध P Q R और S हैं, जिनमें धारा क्रमशः I1 I2 I3 और I4 प्रवाहित हो रही है। लेकिन यह धारा प्रवाह कुंजी सेल कुंजी K1 और धारा मापी कुंजी K2 को दबाने पर होती है। लिख लीजिए आगे, किंतु यह धारा का किंतु इस धारा का प्रवाह सेल कुंजी K1 तथा धारामापी कुंजी K2 को दबाने पर होता है। धारामापी कुंजी K2 को दबाने पर होता है। ये कोई पूछे आपसे कि धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आपकी सेल कुंजी K1 और धारामापी कुंजी K2, अगर इन दोनों को जब दबाते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। अगर इस कुंजी का प्रयोग न किया जाए, न दबाया जाए, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। थ्योरी सभी से बन जाएगा। डायग्राम हमने जो बनाया है वही आपको दिखाएगा, ठीक है। तथा धारामापी में बहने वाली धारा IG है। लिख लीजिए उसी के आगे, तथा धारामापी में बहने वाली धारा IG है। बहने वाली धारा IG, देख रहे हैं कि जो धारा मापी आपका G ग्लैवनोमीटर, इसमें धारा क्या बह रही, IG। तो डायग्राम देख के पूरा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। थ्योरी हमारी कंप्लीट। अब इसी में हम मैथमेटिकल करेंगे। तो आइए बात करते हैं मैथमेटिकल की। तो इसी के आगे मैथमेटिकल करेंगे। 4 प्रतिरोध हैं, इनके लिए निकालेंगे चारों का मान। तो आपका जो P/T = R पान्यास है, उसे अपन प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो डायग्राम सही बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सूत्र की स्थापना, तो लिखिए इसमें, बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। सबसे पहले हम ले रहे हैं बिंदु B आपके यहाँ पे है। लिखिए बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब प्रथम नियम सभी कोई पढ़े हैं, बताइए किरचॉफ प्रथम नियम क्या होता लिखाए थे। इस नियमानुसार
शून्य की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक तथा शून्य से दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक होती हैं, तो हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस IG इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2 माइनस IG इक्वल टू 0। देखिए क्या लिखा है, शून्य की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक, तो बिंदु बी ले रहे हैं, ध्यान दीजिए जो I1 है तो कहाँ जा रहा है? बिंदु बी के पास, इसलिए I1 क्या हो गया? धनात्मक। I2 बिंदु बी से दूर जा रहा है तो क्या हो गया? ऋणात्मक। IG भी बिंदु बी से दूर जा रहा है तो क्या हो गया? ऋणात्मक। तो शून्य की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक और शून्य से दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक होगी, इसके अकॉर्डिंग आपको हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस IG। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 प्लस IG। किस प्रकार से? क्योंकि इसमें क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करने पर आपको हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 प्लस IG। ठीक, अब अपन देखेंगे कि जो अपन IG है तो IG आपका शेष संतुलन की स्थिति में है, शेष संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिखिए इसी के आगे, लिखिए आप लोग, लिखिए इसी में आगे लिखिए संतुलन की अवस्था में IG इक्वल टू 0। लिख लीजिएगा आप लोग, IG इक्वल टू 0। संतुलन की अवस्था में IG का मान क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू I2। जब IG का मान 0 तो क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू I2। इसे मानेंगे अपन समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। फिर देखिए बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, उस बार हमने किसके लिए लिया था? देखिए उस बार हमने लिया था बिंदु डी के लिए, इस बार ले रहे हैं बिंदु डी के लिए किरचॉफ प्रथम नियम। इसमें देखेंगे तो प्रथम नियम I3 कहाँ जा रहा है? डी की ओर, I3 पॉजिटिव, IG जा रहा डी की ओर पॉजिटिव, बट I4 डी से दूर जा रहा, I4 क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो क्या बनेगा आपका? I3 प्लस IG माइनस I4 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? I3 प्लस IG माइनस I4 इक्वल टू 0। I3 बिंदु डी पर क्या आ रहा? पॉजिटिव, IG भी डी पास आ रहा पॉजिटिव, लेकिन I4 दूर जा रहा है तो इसलिए हो जाएगा निगेटिव। तो इसको भी पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आपका I3 इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हैं I3 प्लस IG इक्वल टू I4। अब पुनः क्या हो जाएगा आपका? IG का मान 0 हो जाएगा पक्षांतर के संतुलन की अवस्था में, तो क्या हो जाएगा? I3 इक्वल टू I4। यहाँ लिखेंगे चूंकि IG इक्वल टू 0, संतुलन की अवस्था में IG का मान क्या हो जाएगा? 0। जब IG का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? I3 इक्वल टू I4, I3 इक्वल टू I4 हो जाएगा। और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2, यानी कि बिंदु डी और बिंदु डी के लिए क्या लग गया आपका? किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम। अब हम आगे लिखेंगे इसी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। पहले हमने किरचॉफ का प्रथम नियम यूज किया, अब क्या यूज करेंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो लिखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, लिख लीजिए आप लोग, हिंदी नहीं लिखेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ ABDA में, बंद परिपथ ABDA में, यहाँ पे आप लोग लिखिए थोड़ी, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ ABDA में। ठीक है, अब आपने जो किरचॉफ पहला नियम पढ़ा है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, I1P प्लस IGG, I1P प्लस IGG माइनस I3R इक्वल टू 0, माइनस I3R इक्वल टू 0। हाँ, कैसे? ध्यान दीजिए क्या बोला है? किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ ABDA, ए कहलाएगा बंद परिपथ, यानी कि इतना भाग छिपा करके इधर ले रहा ABDA। अब जो द्वितीय नियम है तो ध्यान दीजिए, I1P ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि करंट इसी के साथ है, दूसरा आपका ये भी
IgG, ये भी करंट इधर जा रही है, और इसको हमने माइनस R3R किया है क्योंकि इसकी करंट विपरीत जा रही है। तो दो आपका पॉजिटिव हो गए, जो इसके साथ संगत प्रतिरोध के साथ जो करंट है पॉजिटिव है, जो संगत प्रतिरोध विपरीत हो करंट नेगेटिव हो जाएगी। तो I1P प्लस IgG माइनस I3R इक्वल टू 0। अब इसको भी अपन अगर आप चाहें तो पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे उसको किए थे उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान लीजिए, I1P प्लस IgG इक्वल टू I3R, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। अब आपको पता है सारे कंडीशन में जहां जहां आपको Ig मिलेगा तो Ig किसके बराबर है, 0 के बराबर। संतुलन की अवस्था में Ig का मान 0, तो यहाँ भी जब Ig का मान 0 रख देंगे तो बीच वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, I1P इक्वल टू I3R, क्या बनेगा, I1P इक्वल टू I3R, समीकरण नंबर 3। अगर समझ में ना चल सकते हैं सेम Ig इक्वल टू 0, संतुलन की अवस्था में Ig का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम दूसरा बंद परिपथ लेंगे, B C D B, क्या लेंगे, B C D B, पहले इधर लेते हैं उधर लेंगे, इधर छिपा लेंगे, तो दूसरा बन जाएगा B C D B में। तो लिखेंगे अपन, आगे लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा आगे काम आएगा, I1 इक्वल टू I2, मिटा रहे हैं लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम है समीकरण 4 प्राप्त करें वहां पे काम देगा। तो I1 इक्वल टू I2 है और I3 इक्वल टू I4 है। ठीक है, तो लिखिए आप लोग बंद परिपथ BCDB में, उसी के आगे लिखे बंद परिपथ, बंद परिपथ BCDB में, BCDB में। अब इसमें भी वही आपका क्या द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, BCDB में I2Q माइनस I4S, I2Q माइनस I4S माइनस IgG इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए I2Q प्लस है, क्यों I2Q प्लस है, क्योंकि जो धारा है प्रतिरोध की ओर जा रही है, जो प्रतिरोध के संगत है पॉजिटिव, फिर जो प्रतिरोध के विपरीत है नेगेटिव। तो यहाँ तो देखिए I4S, क्योंकि यह धारा प्रतिरोध से दूर जा रही है, प्रतिरोध के विपरीत है नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो IgG, यह भी धारा प्रतिरोध से विपरीत जा रही है, तो आपका जो प्रतिरोध के संगत है पॉजिटिव, प्रतिरोध के विपरीत है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, I2Q इक्वल टू I4S प्लस Ig इंटू G। अब पुनः Ig का मान किसके बराबर देखिए, 0 के बराबर, I2Q इक्वल टू I4S, यह मान 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म यहाँ से 0 हट जाएगा। ठीक है, इतने हो जाएगी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अगर समझ में आप कह नहीं सकते हैं, सिंस Ig इक्वल टू 0, यानी Ig का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक, अब इतना हो गया, बस इसको चालू कर दीजिए। तो लिख सकते हैं आप, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, भाग करेंगे, 3 में 4 का कर रहे हैं तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे I1P, इसका लेफ्ट क्या है, I2Q, I1P अपॉन क्या हो जाएगा, I2Q। ऐसे इसका देखिए I3R है, हो जाएगा I3R, और अपॉन इसका क्या है, I4S। अब आप सभी को अपने कॉपी में समीकरण 1 और 2 देखिए। तो समीकरण 1 देखेंगे तो I1 बराबर क्या था, I2, हमने निकाला था ना। समीकरण 1 में I1 किसके बराबर था, I2, यानी कि यहाँ I1 से I2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे समीकरण 2 देखिए तो I3 किसके बराबर था, I4 के, तो यहाँ से I3 से I4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा P अपान Q इक्वल टू R अपान S, P अपान Q इक्वल टू R अपान S। यही हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत है, यही हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत है। ठीक, तो इस प्रकार से आज जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक, और आप सभी कंप्लीट करें मेन एग्जाम और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले को। ठीक है, तो आज का टॉपिक कैसा लगा? मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जब पढ़ाता हूं तो इसमें कोई भी अपने पास नहीं रखता हूं, जितना मटेरियल मैं आपको देने का प्रयास करता हूं और मैं यही मांग चाहता हूं कि आप मेरे सामने, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप भी यही मांग पढ़िए कि सर हमारे सामने देखिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, है ना। पढ़ाते पढ़ाते देखते हैं आपने कितनी गैर बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, आप भी हमारी वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखें तो हमको भी अच्छा लगे। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज का समय भी पढ़ने वालों के लिए काफी अच्छा है और न पढ़ने वाले कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज और है ना कि जब कोई चीज फ्री मिलती तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते। अगर आपको कोई फ्री हीरा दे दे तो आप हो सकता है कि हीरो भी कहाँ समझ के फेंक देंगे, है ना। तो हो सकता है ऐसा भी हो कि हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम देते हैं वीडियो, और आप हो सकता है सोचते हैं चलो यूट्यूब में सर डाल दिया कोई बात नहीं है, तो इसको आप मिस यूज न करें, अच्छी तरीके से यूज करें। बाकी आपके विचार पर है। कहते हैं टाइम एंड टाइम वेट फॉर नाउ, समय और अवसर किसी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। आज आप टाइम के साथ मजाक कर रहे हैं, टाइम को पास कर रहे हैं, कल टाइम आपको पास करेगा, इसलिए टाइम को बेहतरीन तरीके से यूज करना सीखें, जीवन में अच्छा से अच्छा बनने का प्रयास करें। मेरी यही आपकी आशा और उम्मीद है। एक बार पुनः सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आप भी स्वस्थ हैं आशा करते हैं और हम भी स्वस्थ हैं। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, और आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।